हेलो 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 हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। क्या हाल चाल प्यारे प्यारे बच्चों। शुरुआत करते बेटा इस चक्रव्यूह सीरीज की एक और नए चैप्टर की। चैप्टर थोड़ा सा बच्चों को टफ लगता है जनरली, ये जो चैप्टर है ये वाला, और इसके बाद रोटेशन जो चैप्टर लगता है बच्चों को थोड़ा थोड़ा डरावना लगता है कि यार मुश्किल क्वेश्चन है, ये है वो है। पर एक बात ये बात जान लो कि जिस बच्चे ने अपने कोर कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग रखा वो एडवांस निकाल ले जाएगा। एडवांस टफ नहीं है ऐसा आपको लगता है, जस्ट आपको अपने बेसिक कोर कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग रखना है। अगर आपके बेसिक स्ट्रॉन्ग है बेटा तो आप क्वेश्चन कर ले जाओगे। यस, डेफिनेटली प्रैक्टिस की ज्यादा जरूरत होती है, एडवांस के अंदर प्रैक्टिस बहुत करनी पड़ेगी ताकि आप उस लेवल तक का सोच पाओ। लेकिन कॉन्सेप्ट सारे बेसिक ही लगते हैं जो हम क्लासेस के अंदर पढ़ रहे होते हैं। तो शुरुआत करते हैं बेटा हम सेंटर ऑफ मास एंड सिस्टम ऑफ पार्टिकल चैप्टर का, है ना जी। एक बार हम इसको जरा फटाफट से अपने फोन वोन को बंद कर लेते हैं ताकि हमें वो ना हो, परेशान ना हो। चले आ जाइए, शुरू करते हैं बेटा अपन अपना नया सा एक लेक्चर। जितने क्वेश्चन करेंगे नए नए कॉन्सेप्ट सीखने की कोशिश करेंगे। टॉपिक्स में क्या ही लिखता, पूरा का पूरा चैप्टर ही है कि मिक्स क्वेश्चन है पूरे चैप्टर के। आ जाइए दोस्तों, पहला क्वेश्चन क्या है बेटा, एडवांस 17 में आया हुआ, 2000 एडवांस 17 में आया हुआ आपके पास सवाल है। देखते हैं सवाल क्या बोलते हैं बेटा। बहुत छोटे छोटे कोर कॉन्सेप्ट है बेटा। क्या क्या अपने पास एक शेप ये है बेटा, ऐसे एक ब्लॉक है, इसमें एक ऐसे कर्व पार्ट काट दिया। जैसे एक मान लो आइसक्रीम की ब्रिक ली, उसमें से एक चम्मच निकाल ली, है ना, एक वो गोल वाली चम्मच आती है जिसमें से अपन वो निकालते स्कूप निकालते हैं, है ना, तो ऐसे निकाल लिया। तो इस तरीके से हमने क्या किया, एक ये ब्लॉक रखा था उसको ऐसे काट दिया। अब ये ऐसी शेप बन गई। कैसी शेप बन गई भाई आपके पास, ऐसी शेप बन गई गुरुजी। ठीक है गुरुजी, जैसा आप कहो, आपकी इच्छा। जी गुरुजी, आ जाओ जी। गुरुजी मैं कह रहा था ये सवाल कैसे होगा, आइए तो देखते हैं बेटा आपके पास ये सवाल। तो सर यहां से ये आपके पास ऐसे इंक्लाइंड आया। जी गुरु, अब देखिए ध्यान से, इस पूरे बॉक्स का जो येलो से बना है इसका मास कितना है बेटा, एम है आपके पास, कैपिटल एम मास है जी। और हमने जो ये स्मॉल बॉल यहां पे शुरू में टिका के ऐसे रखी हुई है, अब छोड़ी, तो इसका मास कितना है बेटा, स्मॉल एम है जी। अब देखिए क्या बोला, ए ब्लॉक ऑफ मास m हैज अ सर्कुलर कट, ठीक है जी, विद अ फ्रिक्शनलेस सरफेस, ये सरफेस फ्रिक्शनलेस है। द ब्लॉक रेस्ट ऑन द हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस टेबल, पहले ये ब्लॉक किस पर है, रेस्ट पर है। अब बोला गया इनिशियली द एट द राइट एच आपके पास क्या है ऑफ द ब्लॉक एट इज एट एक्स इक्वल टू 0, यानी कि जो ये वाला जगह है ये इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना है बेटा आपके पास, 0 है। ओके सर। अब बोला गया द अ पॉइंट मास इज रिलीज फ्रॉम द रेस्ट एट द टॉप मोस्ट पॉइंट, इस वाले पॉइंट से को रिलीज किया गया। व्हेन द मास लूजेस द कांटेक्ट विद द ब्लॉक its position is x and velocity is v at that instant, which of the following option is and are correct। तो इसका मतलब, जब आप ध्यान से देखिए, अब जब ये ब्लॉक ये वाला बॉल नीचे जाएगा तो ये बॉल क्या है, mg लगा रहा है, mg का एक कंपोनेंट इस पे ऐसे लगेगा और ये वाला कंपोनेंट इस ब्लॉक को कहां ले जाएगा, इधर ले जाएगा। तो कुल मिला के कुछ ऐसा हो रहा होगा, ये बॉल नीचे जा रही है और ये साथ साथ पीछे भी होता जा रहा है। क्या मेरी बात क्लियर है? यस सर, बिल्कुल सही बात है। अब बताइए जरा कि भाई आप एक लॉजिकल बुद्धि वाली बात बताते हैं कि सर ऑप्शन देखिए क्या बोल रहा था, वेलोसिटी ऑफ द पॉइंट मास m, इसकी वेलोसिटी इतनी है। तो एक बात बताओ, अपने बच्चे बच्चे को पता है यहां पर क्या बोलते हैं, ऑल द फोर्सेस विच आर वर्किंग आर कंजर्वेटिव, आर कंजर्वेटिव। अरे भाई नॉर्मल सी बात है गाइज, ये देख इस बड़े ब्लॉक पर mg नीचे है और ये बड़ा ब्लॉक जाएगा पीछे, तो उसका तो कोई वर्क डन आएगा ही नहीं। सही बात है। इस बड़े ब्लॉक पर एक नॉर्मल लग रहा है और नॉर्मल और डिस्प्लेसमेंट का कोई वर्क डन वैसे ही नहीं है। ये जो छोटी बॉल है इस पे नॉर्मल वगैरह लग रहा है, तो नॉर्मल और डिस्प्लेसमेंट क्या है, हर एक सेकंड पर, हर एक मोमेंट पर क्या है, परपेंडिकुलर होते हैं। तो आपके पास नॉर्मल का कोई वर्क डन आएगा नहीं। तो वर्क डन किसका आया बेटा आपके पास, केवल इस छोटी बॉल के लिए mg का आया। तो mg कैसा फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स है, और कंजर्वेटिव फोर्स केवल काम करे तो एनर्जी तो लूज हुई नहीं, और एनर्जी लूज नहीं हुई तो बाय एनर्जी कंजर्वेशन, बाय एनर्जी कंजर्वेशन मैं क्या बोल सकता हूं बेटा, सोचिए ध्यान से। मान लेते हैं, मैं इसको रेफरेंस लेवल मान लेता हूं, किसको बोलते हैं ना, एनर्जी कंजर्वेशन लगाने के लिए, पोटेंशियल एनर्जी लिखने के लिए रेफरेंस लेवल लिखा जाता है। पोटेंशियल एनर्जी लिखने के लिए क्या लिखा जाता है, रेफरेंस लेवल लिया जाता है। तो बताओ, मान लो ये जो लेवल है ये मैंने रेफरेंस लेवल ले लिया एक बार। अब बताओ, जब ये बॉल यहां पर है तो इनिशियली कौन सी एनर्जी केवल होगी, पोटेंशियल एनर्जी, तो लिखेंगे mg इंटू आर, हाइट कितनी है r। अब बताओ, जब ये बॉल नीचे 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 यहां पर आके जाने लग गई
तो बताओ इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई बेटा आपके पास, v हो गई। ठीक सर, तो ये v निकालनी है अपने को, तो ये आ गया हाफ एम वी स्क्वायर। उस समय पर इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई, हाफ एम वी स्क्वायर, प्लस में आपके पास क्या जी भैया, क्या जी भैया, क्या जी भैया। अब हमें ये पता है इस उस टाइम पर इस वेज की भी, इस ब्लॉक की भी तो कोई वेलोसिटी होगी v डैश, तो हमने लिख दिया हाफ कैपिटल एम वी डैश का होल स्क्वायर। एक इक्वेशन आ गई सर, बिल्कुल आ गई। अब बताओ क्या कोई बाहर से फोर्स एक्ट कर रहा है, नहीं, ये बॉल प्लस ये ब्लॉक पर कोई बाहर से कोई फोर्स काम नहीं कर रहा है ना, एक्स डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में बाहर से कोई फोर्स काम नहीं कर रहा। तो अगर मैं बात करूं मोमेंटम, मोमेंटम इज कंजर्व्ड, मोमेंटम इज कंजर्व्ड, मोमेंटम इज कंजर्व्ड इन एक्स डायरेक्शन, क्योंकि नेट फोर्स कितना एक्स डायरेक्शन में, जीरो है एक्सटर्नल वाला, क्योंकि एफ नेट एक्सटर्नल का जो एक्स कंपोनेंट है वो क्या है आपके पास, जीरो है। सही बात है सर। तो बताइए दोस्तों आपके पास क्या कर सकते हैं, मोमेंटम का सब, मोमेंटम क्या है बेटा, पहले मोमेंटम जीरो है, बाद मोमेंटम कितना होगा m इंटू वी, क्योंकि छोटी वाली बॉल की वेलोसिटी इधर की तरफ है पॉजिटिव साइड, प्लस में कैपिटल M इंटू माइनस वी डैश। क्यों सर, क्योंकि बाद में वेलोसिटी इसकी कितनी है, पीछे की तरफ है। क्या मेरी बात क्लियर है? तो यहां से मैं लिख सकता हूं सर वी डैश इज इक्वल टू किसके बराबर आ गया, स्मॉल m इंटू वी अपॉन में कैपिटल M। क्या मैं इस वी डैश की वैल्यू उठा के यहां पुट कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकते हैं गुरुजी। तो बताइए यहां से मैं लिख दूंगा बेटा क्या, यहां से मैं लिख दूंगा एम जी आर, जी सर, इज इक्वल टू एम हाफ एम स्मॉल वी का स्क्वायर प्लस में हाफ कैपिटल एम। अब बताओ वी डैश किसके बराबर है, वी डैश है सर आपके पास इसके बराबर, तो ये आ जाएगा स्मॉल m इंटू वी बाई में कैपिटल M का होल स्क्वायर। सर बिल्कुल सही बात है। अब बताइए यहां से देखो, यहां से आ जाएगा सर जी एम जी आर इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, यस, प्लस में यस हाफ, यस, ये कितना आएगा बेटा, एक m से एक m कट जाएगा, ऊपर बचेगा m स्क्वायर, नीचे बचेगा कैपिटल M इंटू वी स्क्वायर। क्या मेरी बात सभी बच्चों क्लियर है? यस, एक m और एक m तो कट गया, तो यहां से आंसर कितना आएगा गाइस, एलसीएम ले लो तो 2 यहां चला जाएगा, तो आएगा 2gr। बिल्कुल सही बात है सर, 2gr तो आ गया, एलसीएम लेके इधर भगा दिया, वी स्क्वायर और वी स्क्वायर यहां से कॉमन निकाल लिया, तो भाई साहब यहां पे आ जाएगा आपके पास, चलो लिख लेते हैं 2gr इज इक्वल टू वी स्क्वायर, ये तो खाली वी स्क्वायर बचेगा और यहां पर बचेगा आपके पास स्मॉल m वी स्क्वायर बाय कैपिटल M, स्मॉल m वी स्क्वायर बाय कैपिटल M। क्या मेरी बात क्लियर है? तो बताओ स्मॉल यहां पे से निकाल सकते हो 2gr इंटू कैपिटल M अपॉन में कैपिटल M अपॉन स्मॉल m। क्या मेरी बात क्लियर है? इज इक्वल टू वी स्क्वायर, तो v किसके बराबर आ गया सर जी, अंडर रूट में 2gr, चाहो तो इस कैपिटल M को डिनोमिनेटर में ले जाओ तो कितना आएगा, 1 प्लस में स्मॉल m बाय कैपिटल M। दिस विल बी योर फाइनल आंसर, किसका, वेलोसिटी का। कौन सी वेलोसिटी, बॉल की वेलोसिटी। तो कितना आ रहा है बेटा 2gr 1 प्लस में स्मॉल m बाय कैपिटल M। यस, अपन ने भी यही आंसर निकाला है, तो एकदम क्रिस्टल क्लियर बिंदास तरीके से पहला आंसर तो सही है। अब देखिए, अब द वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक m इज v इज इक्वल टू, तो बताओ कैपिटल V किस या फिर v डैश किसके बराबर आ जाएगा, जो v डैश है अगर मैं देखूं तो v डैश यहां पर क्या है, मेरा क्वेश्चन के हिसाब से v डैश किसके बराबर है, यानी कि ब्लॉक की वेलोसिटी, तो वो किसके बराबर आएगी सर, वो आएगी यहां से देखा हमने, वो आ गई सर यहां से हमने देखा सर, यहां से हमने देखा सर, यहां से हमने देखा स्मॉल m v बाय स्मॉल m v बाय में कैपिटल M, यानी कि स्मॉल m बाय कैपिटल M अंडर रूट में ये v किसके बराबर है 2gr 1 प्लस में स्मॉल m बाय कैपिटल M। तो ये तो कुछ अजीब सा आंसर आ रहा है, और यहाँ पे क्या दे रखा है, रूट 2gr के बराबर दे रखा है। नहीं भाई, आप अंदर से काट पीटना भी चाहोगे तो अंदर से कटे पीटेगा तो नहीं मेरे हिसाब से, तो यानी कि ये आंसर तो नहीं आएगा। तो इसका मतलब ये तो अपने पास गलत दे रखा है। क्या मेरी बात क्लियर है? हाँ, माइनस साइन सही है क्योंकि नेगेटिव डायरेक्शन में है ब्लॉक की वेलोसिटी, पर इतना तो नहीं आ रहा वो जितना इसमें दे रखा है, तो ये तो नहीं आएगा। इसके अलावा देखते हैं कि द पोजीशन ऑफ द पॉइंट मास या एक्स कंपोनेंट ऑफ द डिस्प्लेस्ड ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द ब्लॉक, कि या ब्लॉक कितना सरका, या ये जो पोजीशन है किसकी बेटा ये वाला वो कितना सरका। एक बात बताओ जरा, लॉजिकल चीजें, मैंने बोला कोर कॉन्सेप्ट नहीं छोड़ोगे तो सवाल हो जाएंगे। क्या आपको पता है सिस्टम पर एफ नेट जो है एक्स डायरेक्शन में वो जीरो है कि नहीं है? सर बिल्कुल है। अगर जीरो है यानी कि डी बाई कितना क्या होता है बेटा,
m इंटू एक्सेलरेशन नेट। क्या मेरी बात क्लियर है? इन एक्स डायरेक्शन, सही बात है। यानी कि एक्सेलरेशन इन नेट डायरेक्शन किसके बराबर है? 0 के बराबर है कि नहीं है? सर बिल्कुल सही बात है। इसका मतलब dv बाई डी टी, कौन से वाला? dvx बाई डी टी, वो किसके बराबर? 0 के बराबर है। यानी कि वेलोसिटी ऑफ x जो है किसका बेटा? COM का। किसका? COM का। यानी कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का जो x कंपोनेंट है वो किसके बराबर है? कांस्टेंट के बराबर है कि नहीं है? सही बात है। कैसे सर? x डायरेक्शन में सिस्टम की एक्सेलरेशन 0 है, एक्सेलरेशन कितना होता है? dv बाई dt। यानी कि d कौन सा? v, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास लिखेंगे तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास में चेंज कितना आ रहा है? 0। यानी कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या है? कांस्टेंट है। यस, इन दिस केस सिस्टम इज एट रेस्ट इनिशियली वो किस पर था बेटा? रेस्ट पर था। तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इनिशियल वाली 0 है, इंप्लाइज वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास फाइनल भी किस पर होगा? 0 होगा। इंप्लाइज वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास किस पे रहना चाहिए बेटा? रेस्ट पे रहना चाहिए हमेशा। क्योंकि अभी अभी देखा सिस्टम पर एक्स डायरेक्शन में क्या है? नेट फोर्स 0 है। तो सिस्टम पर आपके पास क्या होगा बेटा? इस सिस्टम पर एक्स डायरेक्शन में सेंटर ऑफ मास हिलेगा ही नहीं। तो एक्स कंपोनेंट जो सेंटर ऑफ मास का है वो किस पे रहना चाहिए? रेस्ट पे रहना चाहिए। तो देखो ध्यान से, आप क्या लिखते हैं बेटा? अपन लिखते हैं एक्स COM किसके बराबर लिखते हैं सर जी? वो लिखते हैं कैपिटल M x1 प्लस स्मॉल m x2 अपॉन m1 प्लस m2। सही बात है। तो डेल्टा एक्स COM किसके बराबर आ जाता है? कैपिटल M डेल्टा x1 चेंज इन पोजिशन ऑफ 1 प्लस में स्मॉल m डेल्टा x2 अपॉन में m1 प्लस m2। और x तो चेंज हुआ ही नहीं, x कोऑर्डिनेट तो चेंज हुआ नहीं सेंटर ऑफ मास का, तो वो कितना आ गया? 0 आ गया। तो बताओ यहां से क्या लिख सकता हूं? m इंटू डेल्टा x1 प्लस स्मॉल m इंटू डेल्टा x2 इज इक्वल टू कितना आना चाहिए? 0 आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? अरे बोलो भाई, अरे बोलो ना भाई, क्या मेरी बात यहां तक समझ में आई क्या? यस सर जी, बिल्कुल समझ में आ गई, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। क्या मेरी बात क्लियर है क्या? अरे बोलो भाई। सर सही बात है। अब एक बात बताओ जरा, लेट से ये प्लैंक कितना सरक गया? पीछे x सरक गया, और ये आगे कितना गया बेटा? ये r चला गया। x डायरेक्शन में यहां से यहां पहुंचा होगा तो कुछ ऐसा डायग्राम नहीं बन गया होगा? ध्यान से देखना बेटा। जू 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 जू। जब ये थोड़ा आगे ये नीचे गिर रहा होगा तो ये बॉल अब यहां पे आ गई कि नहीं आ गई? सर बिल्कुल आ गई। अब इसका मतलब बेटा क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ बेटा? कि ये जो बॉल है वो कितना डिस्प्लेस हुई? आगे तो r और पीछे x। तो अगर ये जो ब्लॉक है ये x डिस्प्लेस हो गया है तो बताओ जी ये कितना आ जाएगा? सर ये आ जाएगा, इस ब्लॉक की जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितनी आ रही है सर जी? -x के बराबर, प्लस में स्मॉल m की जो डिस्प्लेसमेंट आ रही है r आगे x पीछे, तो आगे की तरफ नेट कितनी आ रही है? r माइनस एक्स इज इक्वल टू 0 आ गया। सर जी बिल्कुल सही बात है। तो यहां से आ गया बेटा स्मॉल m इंटू आर माइनस एक्स इज इक्वल टू कैपिटल M इंटू एक्स। बिल्कुल सही बात है सर। तो यहां से आप निकाल लो स्मॉल m इंटू आर इज इक्वल टू एक्स इंटू कैपिटल M प्लस में स्मॉल m। तो x की वैल्यू निकल के आ गई बेटा आपके पास स्मॉल m इंटू आर अपॉन में कैपिटल M प्लस m। ये x क्या है बेटा आपके पास? यहाँ पे क्या माना है? कैपिटल M वाले ब्लॉक की डिस्प्लेसमेंट। तो बताओ कैपिटल M वाले ब्लॉक की डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई सर जी? कैपिटल M वाले ब्लॉक की जो डिस्प्लेसमेंट हो गई वो हो गई mr अपॉन m प्लस m नेगेटिव डायरेक्शन में। तो ये भी सही है, तो ये भी सही है। और आपको अगर निकालनी है किसकी बेटा? स्मॉल m की डिस्प्लेसमेंट, तो वो x2 है यानी कि r माइनस एक्स है। तो बताओ r में से ये घटाओगे तो डेफिनेटली ये तो नहीं आएगा आपके पास। तो ये अपना आंसर क्या हो गया? गलत हो गया। मेरे हिसाब से फर्स्ट एंड सेकंड आंसर इसका क्या है? सही है। इतने लेंदी क्वेश्चन तो बनेंगे ही, समझाने में थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है। कॉन्सेप्ट क्या क्या है? पहले हमने लगाया एनर्जी कंजर्वेशन, एक लगाया मोमेंटम कंजर्वेशन। इन दो इक्वेशन से मुझे पता लग गया कि फाइनल वेलोसिटीज इस वाले की ब्लॉक की क्या है और इस बॉल की कितनी है, ये बता दी। दूसरे बार में हमने क्या लगाया? क्योंकि अगर x डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 है तो x डायरेक्शन में सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कांस्टेंट रहनी चाहिए, और x डायरेक्शन में पहले कोई वेलोसिटी थी ही नहीं सेंटर ऑफ मास की, तो बाद में भी नहीं होनी चाहिए। यानी कि x कंपोनेंट सेंटर ऑफ मास का हिला ही नहीं। यानी कि डेल्टा x COM किसके बराबर आना चाहिए? डिस्प्लेसमेंट इन सेंटर ऑफ मास कितना आना चाहिए? 0 के बराबर x में।
तो ये ये सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला है, इसका जो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला आ गया ये वाला आ गया। तो बताओ मैंने माना कि ये ब्लॉक एक्स पीछे हो गया, तो ये बॉल कितना आगे गई थी आर, एक्स डायरेक्शन में कितना आगे गई आर, और पीछे कितना आ गई एक्स। तो मान लो आप चले 10 आगे और 2 पीछे, तो नेट कितना आगे चले 8 आगे चले। क्या मेरी बात क्लियर है? इस तरीके से आप चले आर आगे पर ब्लॉक की वजह से एक्स पीछे आ गए, तो नेट आगे कितना गए बेटा आर माइनस एक्स। तो जो स्मॉल एम मास है बेटा वो आर माइनस एक्स आगे की तरफ डिस्प्लेसमेंट है और कैपिटल एम की पीछे की तरफ डिस्प्लेसमेंट, इसलिए माइनस एक्स लिख दिया। तो एक्स की वैल्यू निकल के आ गई यहां पर प्यारी सी इतनी, और डिस्प्लेसमेंट ब्लॉक की देखी जाए तो नेगेटिव डायरेक्शन में है, तो सेकंड ऑप्शन अपना मैच हो गया। ठीक है जी, बिल्कुल सही बात है। तो ये अपना क्वेश्चन खत्म हुआ, 2017 का आया हुआ सवाल। क्या मेरी बात क्लियर है बेटा? यस सर। अगला देखते हैं बेटा, अगला क्या बोल रहा है बेटा आपके पास, अ पार्टिकल ऑफ मास m, 2013 में सवाल आया हुआ है। ये थोड़ा इजी सवाल है, ज्यादा टफ नहीं है। क्या बोला बेटा कि एक पार्टिकल है मास m का, जी गुरु जी, अच्छा, इस प्रोजेक्टेड फ्रॉम द ग्राउंड, इनिशियल स्पीड u है, एंगल अल्फा है हॉरिजॉन्टल के साथ, हाईएस्ट पॉइंट पर उसने इनइलास्टिक कोलिजन किया किसके साथ बेटा आपके पास, अनदर आइडेंटिकल पार्टिकल, जो कि फेंका गया था अपवर्ड ऊपर की तरफ इनिशियल स्पीड u नोट से। अच्छा, अब बोला था एंगल दैट द कंपोजिट सिस्टम मेक्स विद द सिस्टम, कब, कोलिजन के बाद। देख कितना आसान सवाल है, बेसिक को नहीं छोड़ोगे आंसर फटाफट आएंगे। बताओ आपने एक बॉल को यू नोट से फेंका था यहां से, ये एंगल अल्फा था, तो बताओ ये कंपोनेंट कितना होगा, यू नॉट कॉस अल्फा, ये कंपोनेंट कितना होगा, यू नॉट साइन अल्फा। अब जब ये हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचेगा बेटा, तो जस्ट हाईएस्ट पॉइंट पर जब पहुंचता है, अभी कोलिजन हुआ नहीं है, उस समय पर इसकी वेलोसिटी कितनी है बेटा, यू नॉट कॉस अल्फा होगी कि नहीं होगी, क्यों, क्योंकि एक्स कंपोनेंट तो सेम रहता है। अच्छा, इसी समय पर जो ये वाला बॉल है, इस समय पर नहीं, मतलब एक बॉल नीचे से फेंकी गई थी यू नॉट वेलोसिटी से, तो बताओ ये कितना ऊपर गई है, एच ऊपर गई है कि नहीं गई, एच मैक्स के बराबर गई है कि नहीं गई, सर बिल्कुल गई है। तो बताओ जरा यहां से यहां इसने डिस्प्लेसमेंट कितना किया, इसके एच मैक्स के बराबर, बिल्कुल सही बात है। तो बताओ यहां पर पहुंचते पहुंचते इसकी जो वेलोसिटी होगी वो किसके बराबर होगी, वी के बराबर होगी। तो आप लिख सकते हैं वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस में 2as। अब बताओ फाइनल वेलोसिटी आ गई वी स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, यू नोट का स्क्वायर प्लस में 2, एक्सेलरेशन कितना है माइनस जी इनटू, ये डिस्प्लेसमेंट कितना है बेटा एच मैक्स के बराबर, और एच मैक्स कितना आ जाएगा बेटा, इसका एच मैक्स है ना, एच मैक्स ऑफ प्रोजेक्टाइल। ये किसका एच मैक्स है बेटा, इस वाले का एच मैक्स है। क्या मेरी बात क्लियर है? यस। तो बताओ जरा किसके बराबर आएगा, ये आ जाएगा यू वाई का स्क्वायर, यू स्क्वायर यू नोट साइन स्क्वायर अल्फा बाय में 2g, यू वाई का स्क्वायर अपॉन 2g, इसका यू वाई कितना है बेटा, यू नोट साइन अल्फा, तो यू नोट का स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2g। क्या मेरी बात क्लियर है? बिल्कुल सही बात है। 2 से 2 मर गया, g से g मर गया, तो यहां से आपके पास आंसर आया बेटा, यहां से आपको समझ में आया कि जो वेलोसिटी होगी टकराने से जस्ट पहले वो किसके बराबर होगी, अंडर रूट में किसके बराबर, यू नोट का स्क्वायर, यस, और माइनस में यू नोट का स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा। क्या मेरी बात क्लियर है क्या? यस। तो देखो ध्यान से, यू नोट का स्क्वायर कॉमन निकालोगे तो यू नोट बाहर आ जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा कोस स्क्वायर अल्फा आ जाएगा, तो ये कोस अल्फा बचेगा। क्या मेरी बात क्लियर है क्या? सर सही बात है। और किस डायरेक्शन में बचेगा, जे कैप में, तो ये आ गया जे कैप डायरेक्शन में। और ये कौन सा था बेटा आपके पास, ये आई कैप में था। तो बताओ अब कोलिजन कैसा है बेटा, इनइलास्टिक। कोलिजन कैसा है बेटा आपके पास, इनइलास्टिक। इनइलास्टिक का मतलब क्या होता है बेटा, बाद में टकराने के बाद चिपक के चलेंगे, टकराने के बाद दोनों की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी, चिपक गई एक तरीके से। तो बताइए टकराने से पहले मान लो आफ्टर कोलिजन क्या होगा बेटा, लेट वेलोसिटी इज v, दोनों चिपक गए तो वेलोसिटी v हो गई। तो बताओ ये तो समझ में आ गया है ना, क्योंकि इलास्टिक कोलिजन है तो दोनों चिपक जाएंगे, दोनों चिपक जाएंगे तो जो भी वेलोसिटी होगी दोनों की सेम होगी। तो बताइए जरा मोमेंटम भी कंजर्व रहेगा कोलिजन के टाइम पर। तो बताइए जरा मोमेंटम कंजर्वेशन करेंगे तो पी इनिशियल इज इक्वल टू पी फाइनल हो गया कि नहीं हो गया? बताओ इनिशियल मोमेंटम कितना है, u cos अल्फा, मास m ले लेते हैं, तो मास m इंटू यू नोट इंटू कॉस अल्फा आई कैप, सही बात है सर जी, प्लस में मास m, दूसरे पार्टिकल का भी मास कितना है m है, वेलोसिटी कितनी है बेटा टकराने से पहले, यू नोट कॉस अल्फा
जे कैप। क्या मेरी बात क्लियर है? यस। बाद में फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई? 2m इंटू वी। क्या मेरी बात? 2m क्यों? क्योंकि m और m चिपक गए तो 2m हो गया। तो बताइए जरा, m m m मारी गए हो तो वेलोसिटी किसके बराबर गई फाइनली? यू नोड कोस एल्फा आई कैप बाई 2 प्लस में यू नोड बाई 2 कॉस एल्फा जे कैप। अब एक बात बताओ, ये वेलोसिटी और ये वेलोसिटी बराबर है कि नहीं है? यानी कि टकराने के बाद वेलोसिटी ये कितनी है? यू नोड बाई 2 कॉस एल्फा, और ये भी कितनी है? यू नोड बाई 2 कॉस एल्फा। तो एक बात बताओ, जब ये दो कंपोनेंट बराबर होते हैं तो ये रिजल्टेंट कहां पर आता है बेटा? वी रिजल्टेंट यहाँ आएगा कि नहीं आएगा सर? बिल्कुल आएगा। तो इसका मतलब ये एंगल कितना हो जाएगा? 45 डिग्री हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? आई कैप और जे कैप दोनों कंपोनेंट बराबर है तो रिजल्टेंट कहां पर आएगा? बीचों बीच आएगा। इसका मतलब टकराने के बाद जो सिस्टम है वो कितना एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल से बेटा? आपके पास 45 डिग्री। तो मेरे हिसाब से आंसर कौन सा आ गया? फर्स्ट वाला आंसर मेरी समझ से सही आ जाएगा। क्या मेरे प्यारे बच्चों को मेरी बात क्लियर है क्या? यस सर, आसानी सवाल था। दो ही कॉन्सेप्ट, क्या? मोमेंटम कंजर्वेशन और इनइलास्टिक कोलिजन का मतलब समझ में आना, सवाल हो गया आपके सामने। क्या मेरी बात क्लियर है आप लोगों को? यस सर जी, एकदम क्लियर है, मजेदार बात है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बेटा। नेक्स्ट है बेटा ये वाला। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा आया जब बच्चों को बहुत दिमाग लगाना पड़ा, जहां पर मतलब मुझे लगता नहीं कि बहुत सारे बच्चे इसको सही कर पाए होंगे। अच्छा क्वेश्चन है, लॉजिकल क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। मतलब एक होता है अननेसेसरी टफ बना देना, ये अननेसेसरी नहीं है। अगर यहां पर भी आपने कोर की नब्ज पकड़ी होती तो आपको समझ में आ जाता है कि बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है। सवाल को पढ़िए पहले, क्या बोल रहे हैं? सवाल ही बोल रहा है एक स्मॉल पार्टिकल मास m है, वो मूव कर रहा है इनसाइड ये होलो, क्या है? स्ट्रेट ट्यूब, एक पाइप है जो अंदर से खाली है, अलोंग द ट्यूब ऐसे ऐसे ट्रेवल कर रहा है, और जैसे ये पिस्टन से टकराएगा इलास्टिक कोलिजन करेगा, फिर ये चलेगा 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 चलेगा, दीवार से टकराएगा इलास्टिक कोलिजन करेगा, फिर चलेगा 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 चलेगा, पिस्टन से टकराएगा दीवार पे, सारे कोलिजन क्या है? इलास्टिक, और एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है। ठीक है जी। अब बोला गया द ट्यूब हैज नो फ्रिक्शन, उसके पास कोई फ्रिक्शन नहीं है, इट इज क्लोज एट बाय वन एंड, यहां से तो क्लोज है, और दूसरी साइड से एक हैवी मूवेबल पिस्टन है, बहुत भारी है। भारी क्यों? क्योंकि भाई जब ये टकराएगा ना तो इसकी वेलोसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे समझ कि एक दीवार या बुलडोजर से एक बॉल टकरा रही है, तो बुलडोजर ऐसे आ रहा था तो बॉल आई ऐसे टकरा के वापस चली गई, उस टकराने से बुलडोजर की स्पीड पे कोई फर्क नहीं पड़ा, ऐसा मान के चलते हैं, क्योंकि बहुत भारी है इसलिए हैवी वर्ड यूज किया गया, हैवी मूवेबल पिस्टन। अब बोला कि व्हेन द डिस्टेंस ऑफ द पिस्टन क्लोज्ड एट वन एंड इज, शुरुआत में डिस्टेंस कितना है? एल इज इक्वल टू एल नोड है, उस समय पर इस पार्टिकल की स्पीड v इज इक्वल टू वी नोट थी। द पिस्टन इज मूव्ड इनवर्ड, अभी जो पिस्टन है वो हल्के हल्के बहुत धीरे धीरे क्या है? लेके जा रही हैं पास में। इस पिस्टन की स्पीड कितनी है बेटा? कैपिटल वी है, और ये जो कैपिटल वी है वो वेरी वेरी स्मॉल किससे है? dl बाई एल इंटू वी नोट। यानी कि वी नोट क्या है? इस पार्टिकल की वेलोसिटी थी इनिशियल वाली, उसको मल्टीप्लाई किया dl बाई एल से, तो L तो काफी बड़ा है और dl क्या है? इनफाइनेटेसिमली स्मॉल। इसका मतलब बहुत ही ज्यादा छोटा, तो ये ओवर वैल्यू बहुत ज्यादा छोटी हो गई, यानी कि v क्या है? ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल स्पीड, बहुत धीरे 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 चल रहा है। क्या मेरी बात क्लियर है? यस। अब बोला विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज एंड आर करेक्ट, कौन सी स्टेटमेंट में से सही हो सकती है? ये कुछ स्टेटमेंट दे रखे, बहुत प्यारा सवाल है। द रेट एट विच द पार्टिकल स्ट्राइक्स द पिस्टन इज v बाई 12, मतलब पार्टिकल जो है पिस्टन से कितनी कितनी देर बाद टकरा रहा है, किस रेट से टकरा रहा है, रेट मतलब कितने समय बाद, कितने इंटरवल में टकरा रहा है। तो एक बात बताओ, किसी भी समय पर अगर ये पिस्टन जो है वो L दूरी पर है, तो ये पार्टिकल मान लो यहां से चलना शुरू हुआ, चला 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 टकराया, वापिस आया, चला 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 चला, इसका मतलब ये एक साइकिल पूरी हो गई, उसके बाद दोबारा एक अगली साइकिल, उसके बाद दोबारा एक अगली साइकिल, उसके बाद दोबारा एक अगली साइकिल। मतलब ऐसे ऐसे समझ ले कि एक पार्टिकल यहां टकरा गया, अब मैंने टाइम चालू कर दिया, जैसे टकरा टाइम चालू कर दिया, टकराते ही ये पार्टिकल मुड़ते ही पहले यहां जाएगा, एल ट्रेवल करेगा, फिर वापस मुड़ के कितना ट्रेवल करेगा? एल, अब जाके वापस टकराएगा। यानी कि एक कोलिजन से अगले कोलिजन के बीच में उसको कितना चलना पड़ा? 2l चलना पड़ा। तो जो टाइम आएगा बेटा, टाइम ऑफ कोलिजन, वो किसके बराबर आएगा? डिस्टेंस आ गया 2l, स्पीड आ गई v, तो इतना चलना पड़ेगा, इतना चल। अच्छा, अंदर जब तक वो मूव कर रहा है तब तक उसकी वेलोसिटी नहीं बदल रही, टकराने पे बदलेगी। तो मान लो टकराया, अब नई जो भी वेलोसिटी आ गई वो v है,
अब वी से चला 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 चला, फिर टकराया, दीवार तो रेस्ट पे थी तो वेलोसिटी वी ही होगी इसकी, क्योंकि इलास्टिक कोलिजन है। वी से टकराएगा दीवार से तो वापस वी से मुड़ जाएगा, वी 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 वी, अब कोलिजन होगा। यानी कि एक कोलिजन होने के बाद टाइम शुरू हुआ है, अब अगले कोलिजन होने तक का टाइम देखा, उसमें कितना चलना पड़ा, इसको 2L चलना पड़ा, स्पीड कितनी थी v, तो किस रेट से टकरा रहा है 2L/v से, जबकि यहां क्या दे रखा है आपके पास v/l से, तो ये तो आपके पास गलत हो गया, इस रेट से तो नहीं टकरा रहा है, इस रेट से तो नहीं टकरा रहा है। क्या मेरी बात क्लियर है क्या? अरे बोलो भाई साहब, इतने टाइम बाद है ना, द रेट एट विच द पार्टिकल, तो कितने टाइम बाद टकरा रहा है 2L/v से टकरा है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है जी, सही बात है। अब देखो, आफ्टर ईच कोलिजन विद द पिस्टन द पार्टिकल स्पीड इंक्रीजेस बाय 2v। अब एक बात समझ, बताइए ये पिस्टन है, इस पिस्टन की स्पीड कितनी है बेटा v, सही बात है, और इसकी स्पीड कितनी है बेटा आपके पास, इसकी स्पीड है आपके पास स्मॉल v, सही बात है। बताओ अगर ये कोलिजन इलास्टिक है तो इलास्टिक में कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कितना होता है 1, और वो कैसे लिखते हैं बेटा, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। अब ये दोनों आपस में पास आ रहे हैं तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितनी होगी v प्लस में कैपिटल V, या फिर सॉरी वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। टकराने के बाद बेटा, टकराने के बाद बेटा इसकी वेलोसिटी क्या हो गई, टकराने के बाद इसकी तो वेलोसिटी v ही रहेगी, पर इसकी वेलोसिटी मान लेते कितनी हो गई v डैश हो गई, कितनी हो गई, नई वाली वेलोसिटी v डैश हो गई। तो बताओ वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितना होगा बेटा, v डैश माइनस में कैपिटल V। अप्रोच किससे कर रहे हैं बेटा, v प्लस में कैपिटल V, इससे अप्रोच कर रहे हैं। सर जी सही बात है, तो बताइए दोस्तों स्मॉल v प्लस में कैपिटल V किसके बराबर आ गया, v डैश प्लस में माइनस में v, तो जो v डैश फाइनल वेलोसिटी आई बाद वाली वो किसके बराबर आ गई आपके पास, स्मॉल v प्लस में 2v। तो बताओ चेंज इन वेलोसिटी किसके बराबर आएगा, चेंज इन वेलोसिटी, तो वो आएगा पार्टिकल की वेलोसिटी में चेंज कितना आएगा, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी कितना है बेटा पार्टिकल का, v माना है मैंने, तो ये v आ गया। तो बताओ ये आ गया v डैश माइनस में स्मॉल v इज इक्वल टू v प्लस में 2v में क्या घटा दो बेटा आपके पास, माइनस v घटा दो, तो आपके पास आंसर कितना आया, 2 इंटू कैपिटल V आ गया। यानी कि आपके पास यहां पर सिर्फ कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन से मेरा काम चल गया और मेरा ऑप्शन नंबर जो 2 है वो बिल्कुल सही आ रहा है। आफ्टर ईच कोलिजन, एक कोलिजन के बाद, एक कोलिजन के बाद, एक कोलिजन के बाद वो क्या हो रहा है आपके पास, एक कोलिजन के बाद आपके पास क्या हो रहा है, 2v की स्पीड बढ़ जा रही है। अब बोला द पार्टिकल काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस बाय अ फैक्टर ऑफ 4 व्हेन द पिस्टन इज मूव्ड इनवर्ड फ्रॉम L0 टू L0/2। यानी कि शुरू में L0 डिस्टेंस पे पिस्टन थी, अब धीरे 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 चलते 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 पिस्टन कहां पे आ गई, L0/2 पर आ गई। अब सोच इतने समय में बहुत सारे कोलिजन हो चुके होंगे, हर कोलिजन में स्पीड कितनी बढ़ रही है 2v, 2 इंटू कैपिटल V। तो बताओ इतने कितने कोलिजन हुए वो निकाल सकते हैं। चलो अब सोचते हैं, सोचिए बच्चा, सोचिए बच्चा, काफी अच्छा सवाल, देखो ध्यान से बेटा। दो कोलिजन के बीच का समय, दो कोलिजन के बीच का समय, मतलब एक कोलिजन से अगले कोलिजन होने में समय कितना लग रहा है बेटा, वो लग रहा है 2L/v। यानी कि ये टाइम पीरियड एक तरीके से कि भाई एक साइकिल का टाइम पीरियड ये हो गया, ये हो गया मान लो कैपिटल T टाइम पीरियड मान लिया। तो बताओ फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन, फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन बता सकता हूं क्या, फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन, तो फ्रीक्वेंसी किसके बराबर होता है 1/t, यानी कि आपके पास v/2L। यानी कि एक सेकंड में कितने कोलिजन हो रहे हैं बेटा, इतने हो रहे हैं। ये क्या है बेटा, फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है, नंबर ऑफ कोलिजन इन 1 सेकंड। भाई सिंपल सी बात है ना, मान लो ये 0.5 आ गया तो 0.5 टाइम पीरियड है, मतलब एक कोलिजन में 0.5 टाइम लग रहा है, तो एक सेकंड में कितने, 2 कोलिजन हो जाएंगे, सही बात है। मान लो 0.2 आ गया, 0.2 का मतलब क्या है, एक कोलिजन होने में कितना समय लगा 0.2 सेकंड, तो एक सेकंड में कितने कोलिजन होंगे, 5 कोलिजन हो जाएंगे, सही बात है। तो इस तरीके से बेटा नंबर ऑफ कोलिजन एक सेकंड में कितने हो रहे हैं बेटा, इतने हो रहे हैं। क्या मेरी बात क्लियर है? सर जी एकदम क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बताओ नंबर ऑफ कोलिजन, नंबर ऑफ कोलिजन, नंबर ऑफ कोलिजन इन dt टाइम, dt टाइम में वो कितने कोलिजन हो रहे हैं बेटा उसके, वो हो रहे हैं v/2L इंटू dt। क्या मेरी बात क्लियर है? सर जी सही बात है, कोई समस्या नहीं है, कोई समस्या नहीं है। छोटे से टाइम में कितना हो गया आपके पास, इतने कोलिजन हो गए कि नहीं हो गए, सही बात है। अब बताओ चेंज इन स्पीड, चेंज इन स्पीड यानी कि
dv इन वन कोलिजन वो किसके बराबर है सर जी? कैपिटल 2v के बराबर है। 2 इंटू कैपिटल v के बराबर है। यहां पर ये स्मॉल v है, ठीक है बेटा, और ये कैपिटल v है। अच्छा, अब बताओ बेटा, जरा बताओ, अगर एक कोलिजन में स्पीड चेंज हुई कैपिटल 2v, हमारे पास कितने कोलिजन हो गए बेटा? v/2l, स्मॉल v/2l, ये कोलिजन हो गए हैं कितने समय में? dt टाइम में कितने कोलिजन हो गए हैं बेटा? इंटू dt। ये क्या आ गया बेटा? चेंज इन स्पीड इन dt टाइम, इन dt टाइम। सही बात है सर जी, क्या मेरी बात क्लियर है? सही बात है, कोई समस्या नहीं है। अब देख ध्यान से, तो यानी कि मैं इसको लिख सकता हूं dv। सही बात है। अब बताओ जरा, dt किसके बराबर है? तो 2 इंटू कैपिटल v इंटू स्मॉल v/2l। अब बताओ, ये जो पिस्टन थी वो यहां से यहां आ गई, छोटे से समय में कितना चलेगी? dl चलेगी। कितना चलेगी? dl चलेगी। इसकी स्पीड कितनी थी बेटा? कैपिटल v थी। तो बताओ, अगर मैं डिस्टेंस अपॉन स्पीड लिख जाऊं तो टाइम इधर आ जाएगा, तो इसको लिख सकता हूं बेटा dl अपॉन में कैपिटल v स्पीड आ गया, इज इक्वल टू dv आ गया। सही बात है सर। तो बताओ सर जी, कैपिटल v से कैपिटल v कट गया। अब बताओ, 2 से 2 कट गया सर जी, कट गया। तो यहां पे आ जाएगा सर जी dl/l इज इक्वल टू dv/v, dv/v। क्या यहां तक कहानी क्लियर है क्या? अगर यहां तक कहानी क्लियर है तो जल्दी से बता दे, जल्दी जल्दी देख ले, बता दे क्या क्या तेरे को समझ में आ रहा है, क्या क्या सही लग रहा है। सही बात है सर। अब एक बात बताओ, यहां से मैं बोल सकता हूं जो dv/v है, यानी कि चेंज इन वेलोसिटी अपॉन वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल है, वो किसके बराबर आएगा आपके पास? dl/l के बराबर। एक मैं माइनस ऐड कर देता हूं, क्यों? क्योंकि जैसे ही टकराया तो वेलोसिटी तो बढ़ी, यानी कि चेंज इन वेलोसिटी पॉजिटिव आएगा, और वेलोसिटी तो है ही पॉजिटिव, तो ये ओवर वैल्यू पॉजिटिव है, और डीएल क्या हो रहा है? कम हो रहा है ना, इसलिए उसको पॉजिटिव बनाने के लिए मैंने माइनस साइन ऐड कर दिया। अब बताओ बेटा जी, जरा से ये इंटीग्रेट इंटीग्रेट अगर मैं कर दूं तो बताओ, जब आपके पास डिस्टेंस एल नोड था तब वेलोसिटी कितनी थी? वी नोड थी। जब डिस्टेंस एल नोड बाई 2 हुआ तो वेलोसिटी मान लेते हैं वी डैश हो गया। तो निकाल लो बेटा, यहां से आ जाएगा ln ऑफ वी डैश बाई वी नोट इज इक्वल टू ln ऑफ, देखो ध्यान से, एल नोट बाई 2, और ये यहां पे आ जाएगा, तो ये आ जाएगा एल नोट बाई 2 अपॉन एल नोट। तो ये आ गया कुल मिला के ln ऑफ वी डैश बाई वी नोट इज इक्वल टू 1/2। क्या मेरी बात क्लियर है? सही बात है। तो वी डैश किसके बराबर आ गया आपके पास? वी नोट बाई 2 के बराबर आ गया, वी नोट बाई 2 के बराबर आ गया। क्या मेरी बात आपको क्लियर है क्या? यानी कि जो आपकी फाइनल वेलोसिटी है, यहां पर वी नोट बाई 2 नहीं आना चाहिए, फाइनल वाला। अच्छा, माइनस भी तो है बेटा, यहाँ पे एक माइनस भी था, यहाँ पे वही मतलब, क्योंकि इंक्रीज होगा ना बेटा -1। तो देखो ध्यान से, यहां पर आ गया माइनस साइन के साथ। तो ये देखो ध्यान से, ये लिख सकते हैं ln ऑफ 1/2 की पावर -1 लिख सकते हैं क्या? तो ये आ जाएगा आपके पास ln ऑफ v डैश बाई वी नॉट इज इक्वल टू ln ऑफ 2 बचेगा। तो बेटा v डैश किसके बराबर आ गया? 2v नॉट के बराबर। यानी कि जब तक आपके पास ये पिस्टन मूव करते 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 एल नोट बाई 2 तक आई है, तब तक पार्टिकल की स्पीड कितनी बढ़ गई है बेटा? 2v नोट बढ़ गई है। और 2v नोट बढ़ने के कारण बेटा अब काइनेटिक एनर्जी कब बेटा? व्हेन पिस्टन इज एट एल नोट बाई 2, तो किसके बराबर जाएगा? हाफ मास ऑफ पार्टिकल m इंटू 2v नोट का स्क्वायर। तो किसके बराबर आ जाएगा बेटा? 4 इंटू हाफ m v नोट का स्क्वायर। और काइनेटिक एनर्जी अब शुरू में व्हेन पिस्टन कहां पर थी बेटा? पिस्टन कहां पर थी बेटा आपके पास? इज एट एल नोट, तो वो थी हाफ m, वेलोसिटी कितना था पार्टिकल का? v नोट का स्क्वायर। तो देखो आप कितने का चेंज आ गया? 4 का चेंज आ गया। कितने फैक्टर का चेंज आ गया? 4 का चेंज आ गया। इसका मतलब यस, ये सही है। ये पार्ट प्रूव करने में काफी बच्चों की जान खराब हुई होगी, हालत खराब हुई होगी। क्या मेरी बात क्लियर है? यस। अगला देखो, इफ द पिस्टन मूव्स इनवर्ड बाई डीएल, डीएल अगर वो मूव कर गया है तो द पार्टिकल स्पीड इंक्रीजेस बाई 2v इंटू डीएल। देखो ध्यान से, अगर वो आपके पास डीएल मूव कर गया है तो बताओ dl बाय कैपिटल V किसके बराबर आ जाएगा? dt के बराबर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? सर सही बात है। अब आपको यह भी पता है बेटा, इंक्रीज इन स्पीड ऑफ पार्टिकल इन dt टाइम
इन dt टाइम। तो बताओ एक कोलिजन में पार्टिकल की स्पीड कितनी चेंज हो रही थी, 2v, 2 इंटू कैपिटल वी। एक कोलिजन में, एक कोलिजन का समय कितना था बेटा आपके पास, एक कोलिजन मतलब कितने टाइम में अपने पास, देखो ध्यान से यहाँ पे अपने निकाला था एक जगह पर, ये रहा कि भाई नंबर ऑफ कोलिजन dt टाइम में इतने हो रहे हैं, तो v अपॉन 2l इंटू dt है ना। तो इतने कोलिजन में कितनी स्पीड चेंज हो जाएगी बेटा, एक कोलिजन में स्पीड इतनी चेंज हुई थी, तो v बाई में 2l इंटू में dt, v बाई में 2l इंटू dt, v बाई में 2l इंटू dt। देख लो, चेक कर लो, देखो यहाँ पे ये रखा नंबर ऑफ कोलिजन इन टाइम dt, v बाई में 2l इंटू dt। अब dt की वैल्यू रख लो चाहो तो देखो ध्यान से आ जाएगा 2v इंटू स्मॉल v बाई में 2l, और dt की वैल्यू किसके बराबर आ गई बेटा, dl बाई में कैपिटल v। तो कैपिटल v से कैपिटल v मर गया, 2 से 2 मर गया, आंसर आएगा v इंटू स्मॉल v इंटू dl बाई में l। जबकि आपके पास यहां पर दे रखा है किसके बराबर बेटा, यहां पर आंसर दे रखा है कुल मिला के कि सर चेंज कितना होगा बेटा, डीएल मूव करने पर इतना चेंज होगा, डबल ए तो गलत है ये वाला। आंसर कौन सा आएगा, सेकंड और थर्ड वाला। इतना अच्छा सवाल था ये भी, अच्छा सवाल, काफी अच्छी वैरायटी का सवाल है, मैं कहूंगा इस वाले सवाल को। तो इसका आंसर कौन सा आएगा, 2 और 3। आई होप आपको समझ में आ गया होगा जी। क्या मेरी बात क्लियर है, बोलो भाई साहब, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे मूव करते हैं, आ जाओ, शाबाश, ओहो आ जाइए, काफी बड़ा सवाल हो गया। अब देखो ध्यान से, ये सवाल काफी पुराना है, लेकिन ये सवाल में ना कॉन्सेप्ट अच्छे लगते हैं, तो मैं बता देता हूं आपको, है ना। सवाल पुराना 1993 का है। तो सवाल में क्या बोला है बेटा, सवाल ने बोला कि भाई दो ब्लॉक है ए और बी के, सबका मास कितना है, एम और एम। एक नेचुरल लेंथ एल लेंथ के स्प्रिंग से, जो नेचुरल लेंथ एल थी और स्प्रिंग कांस्टेंट के था, उससे अटैच हो रखे थे, शुरू में आराम से रेस्ट पर रखे थे। एक नया पार्टिकल आया, थर्ड ब्लॉक आया सी, जो कि सेम मास का था एम का, वो वी वेलोसिटी से चलते हुए आया और ए से टकराया। ए से टकराने के बाद इलास्टिकली कोलाइड किया ए के साथ, तब पूछ रहे कि क्या होगा, यहाँ पर ए बी सिस्टम आएगा, ए बी सिस्टम, ए डी नहीं, ए बी सिस्टम, ए बी सिस्टम, कितना ए बी सिस्टम। एक बात बताओ मेरे प्यारे बच्चों, होता क्या है, आप एक बात देखते हो कि भाई जब ये कोलिजन होगा, जब ये कोलिजन होगा, जस्ट आफ्टर कोलिजन क्या स्थिति होगी, जस्ट आफ्टर कोलिजन क्या स्थिति होगी बेटा, जस्ट बिल्कुल कोलिजन के होते ही स्थिति ये है कि भाई इसकी वेलोसिटी 0 हो गई और इसको वेलोसिटी मिल गई v। अब ये दबना चालू होगा और ये खुलना चालू होगा, तो भाई जस्ट आफ्टर कोलिजन तो ये स्थिति होती है, जस्ट आफ्टर कोलिजन क्या है बेटा, ये स्थिति जस्ट आफ्टर कोलिजन, जस्ट आफ्टर कोलिजन, कोलिजन के जस्ट बाद की बात हो रही है। फिर क्या होता है बेटा, क्योंकि ये दबा तो इसको क्या मिलेगा आपके पास, इसकी स्पीड कम होती रहती है, इसकी बढ़ती रहती है, और एक टाइम पे आके दबते 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 इतना दब जाएगा, कब तक दबेगा, जब तक इसकी स्पीड ज्यादा है और इसकी कम है। तो क्या हो रहा है, इसकी स्पीड मान लो 10, इसकी 0, थोड़े टाइम बाद इसकी 7 हुई, इसकी 5 हो गई, थोड़े टाइम बाद इसकी 6 हुई, इसकी भी 6 हो गई, तब तक ये दबता रहा, उसके बाद इसकी बढ़ेगी तो ये खुलता रहेगा। तो एक समय आएगा, कंप्रेस होते 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 क्या होगा, इन दोनों की स्पीड सेम हो जाएगी, इन दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी बेटा आपके पास, सेम हो जाएगी, इन दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी बेटा आपके पास, सेम हो जाएगी। लेकिन इस टाइम पे क्या हो चुका है, मैक्सिमम कंप्रेशन आ चुका है, एक्स कंप्रेशन मैक्सिमम, और इस समय पर इनकी स्पीड हो गई वी डैश और वी डैश, दोनों की स्पीड क्या हो गई सेम, मास एम मास एम। क्या मेरी बात क्लियर है सर जी, एकदम क्लियर, कोई समस्या वाली बात नहीं है, कोई समस्या वाली बात नहीं है। अब एक बात बताओ जरा, इसने क्या बोला कि भाई काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ए बी सिस्टम एट द मैक्सिमम कंप्रेशन इज 0। नहीं भाई साहब, अगर फाइनली ये वी डैश अगर मुझे निकालना पड़ जाए तो कैसे निकालूंगा, मोमेंटम कंजर्वेशन से, पी इनिशियल इज इक्वल टू पी फाइनल। सोचो ध्यान से, जब ये इसकी वेलोसिटी वी है, उसके बाद दबते 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 जो भी दबने के कारण जो भी हो रहा है तो इंटरनल फोर्सेस, इंटरनल फोर्सेस तो मोमेंटम कंजर्व रहेगा, तो इसका मास है m, वेलोसिटी है v, बाद में इसका मास m, वेलोसिटी v डैश, इसका मास m, वेलोसिटी v डैश। आंसर कितना आ गया बेटा, v डैश इज इक्वल टू v बाई 2, यानी कि फाइनल वेलोसिटी जो है वो v डैश बाई 2 है। तो मैक्सिमम कंप्रेशन के समय व्हेन x इज इक्वल टू x कंप्रेशन, वो भी मैक्सिमम वाला, जब वो है तब क्या हो रहा है बेटा, काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर आएगी, ए बी सिस्टम की, ए बी सिस्टम की वो किसके बराबर आएगी बेटा, वो आएगी हाफ इंटू एम इंटू इसकी वेलोसिटी कितनी है बेटा, वी स्क्वायर बाई 4 इंटू में सॉरी प्लस में हाफ एम वी स्क्वायर बाई में 4। क्या मेरी बात क्लियर है क्या सर जी, बिल्कुल सही बात है। तो ये कितना आ जाएगा, हाफ एम इंटू वी स्क्वायर बाई में 2। क्या मेरी बात क्लियर है क्या, ये आपके पास आंसर आएगा कुल मिला के। तो देखिए ध्यान से,
ध्यान से देखिएगा, तो यानी कि मैक्सिमम कंप्रेशन के टाइम पे काइनेटिक एनर्जी जीरो नहीं हो सकती। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एबी सिस्टम एट द मैक्सिमम कंप्रेशन mv²/4। यस, बिल्कुल सही निकल के आया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। द मैक्सिमम कंप्रेशन कितना होगा स्प्रिंग के अंदर, वो पूछ रहा है। तो एक बात बताओ, जब इसकी v स्पीड सी, अब ये दबते 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 क्या हुआ, इतना दब गया है और स्पीड इतनी हो गई है, लेकिन यहां पर जो फोर्स काम कर रहे हैं, कौन सा काम कर रहे हैं, केवल स्प्रिंग फोर्स, और स्प्रिंग फोर्स है तो क्या ऐसा होगा, आपके पास एनर्जी कंजर्व रहेगी। एनर्जी कंजर्व रहेगी तो बेटा क्या आंसर आएगा, आप लगा दो एनर्जी कंजर्वेशन। एनर्जी कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन लगाओगे तो स्टार्टिंग में एनर्जी कितनी थी, हाफ इंटू एम इंटू वी स्क्वायर। फाइनल एनर्जी कितनी थी, हाफ इंटू एम इंटू वी स्क्वायर बाई मी टू। ये काइनेटिक एनर्जी थी, प्लस में हाफ इंटू के इंटू एक्स स्क्वायर। ये था कि नहीं था, यस। ये हाफ एम वी स्क्वायर, एम वी स्क्वायर बाय 4 यहां ले जाओ तो कितना आएगा, एम वी स्क्वायर बाय 4 आएगा। सही बात है सर, इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। सही बात है, यहां से 2 आ गया आपके पास, यस। तो बताओ जो एक्स आएगा कंप्रेशन मैक्सिमम, वो किसके बराबर आएगा, वो आ जाएगा आपके पास एम बाई के 2k का अंडर रूट, और v बाहर आ जाएगा, तो v इंटू एम बाई 2k अंडर रूट में आएगा। तो देखो ध्यान से, v इंटू एम बाई 2k अंडर रूट में ये आएगा आपके पास। तो फोर्थ वाला आंसर क्या आ जाएगा, सही आ जाएगा। तो ये सवाल नॉर्मली आसान है, बस कॉन्सेप्ट समझना बेटा। इन कई बहुत सवाल देखेंगे आपको स्प्रिंग वाले, सब ब्लॉक वाले एसएसएम के अंदर भी आ जाते हैं, कहीं कहीं पे आ जाते हैं, तो इसलिए आपको थोड़े कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करने होंगे आपके। ठीक है बेटा, यस, शाबाश। अगला देखते हैं बेटा, ये सवाल देखिए बेटा, इसमें क्या है, द डायरेक्शन, इसमें कुछ कुछ सवाल है। अ स्मॉल ब्लॉक मास ऑफ एम, कैपिटल एम मास है, ये एक ऐसे, ये एक इंक्लाइंड प्लेन है, पहले इतना इंक्लिनेशन है फिर इतना इंक्लिनेशन चेंज हो रहा है। अब बोला गया एज शोन इन द फिगर, द एंगल ऑफ द इंक्लाइंड सडनली चेंजेस फ्रॉम 60 टू, ठीक है। द ब्लॉक बी इज मैच द कॉलम, ठीक है जी। द ब्लॉक बी इज मैच द कॉलम एट रेस्ट ए, ये क्या लिखा हुआ है, द ब्लॉक बी। यार इस सवाल में क्या है यार, ये टाइपिस्ट गलतियां क्यों करते हैं। मैं देख लेता हूँ बेटा किताब में, कम से कम तुम्हें गलती तो ना जाए तुम्हारे पास, तो मैं देख लेता हूँ किताब के अंदर, इसलिए मैं किताब लाता हूँ। मुझे पता है कुछ ना कुछ गलती कर देंगे फिर समस्या हो जाएगी। चलिए, ये लिखा है आपके पास, द ब्लॉक इज मैच द कॉलम इनिशियल एट रेस्ट। बताओ टाइपिस्ट ने तो कोई गलती नहीं करी आपके पास। एज्यूम दैट द कोलिजन ऑफ द, ठीक है जी, कोई बात नहीं। आओ बताता हूं मैं तुम्हें, टाइपिस्ट ने गलती नहीं करी, एक्चुअली बुक में ही मिस्टेक है। देखो ध्यान से, एक स्मॉल ब्लॉक है, मास एम का, फ्रिक्शनलेस सरफेस है, इंक्लाइन कर, एंगल ऑफ इंक्लाइन सडनली चेंज फ्रॉम इतना इतना। द ब्लॉक बी इज इनिशियली एट रेस्ट, ठीक है। जब द ब्लॉक, ऐसे लिखते, द ब्लॉक इज, इसको हटा दे, मैच द कॉलम में फालतू आ गया यहां से। इनिशियली एट रेस्ट एट ए, एज्यूम दैट द कोलिजन बिटवीन द ब्लॉक एंड इंक्लाइंड आर टोटली इनइलास्टिक। इनइलास्टिक कोलिजन है, जी की वैल्यू 10 लेनी है। अच्छा सवाल, काफी अच्छा सवाल, सोचो ध्यान से। अब एक बात बताओ, अगर एक कोई दीवार रेस्ट पर है तो आपके पास कोई भी बॉल अगर टकराएगी तो ये इसका v पैरेलल, ये v1, ये मान लो तो vx और ये vy, कौन सा कंपोनेंट चेंज होगा बेटा, टकराने के बाद बॉल का कौन सा कंपोनेंट चेंज होगा, अगर होगा तो सर vx ही चेंज हो सकता है, y तो चेंज नहीं होगा। क्यों, क्योंकि y में तो कोई फोर्स है ही नहीं, y में तो कोई फोर्स है ही नहीं भैया। दीवार से टकराने की वजह से y में कोई फोर्स आया क्या, कोलिजन की वजह से y डायरेक्शन में कोई फोर्स आया नहीं। जब y डायरेक्शन में फोर्स ही नहीं है तो y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन नहीं है, y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन नहीं है तो सर y डायरेक्शन में वेलोसिटी कैसे चेंज हो जाएगी। सर mg भी तो है, अरे mg की बात तब करोगे ना जब आप बहुत देर तक की बात करें। मैं कह रहा हूं जस्ट बिफोर कोलिजन, जस्ट आफ्टर कोलिजन की बात कर रहा हूं। तो जस्ट कोलिजन से एक क्षण पहले और कोलिजन से एक क्षण बाद केवल कौन सा फोर्स काम कर रहा है, एक्स डायरेक्शन में दीवार वाला फोर्स काम कर रहा है। तो आपके पास y में वेलोसिटी क्या होगी, कांस्टेंट रहेगी। तो बताओ जरा सेम टू सेम। अच्छा एक बात और, कि अगर दीवार है तो दीवार तो चल नहीं सकती, तो आप बताओ अगर आपने एक बॉल को फेंका और E इज इक्वल टू 0 है तो बताओ ये बॉल क्या होगी, चिपक जाएगी। क्यों, क्योंकि मैंने क्या बताया था, मैंने ये बताया था कि इनइलास्टिक कोलिजन के अंदर जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वो क्या हो जाएगा आपका, सेम हो जाएगा। मतलब अलोंग द लाइन ऑफ कोलिजन, लाइन ऑफ कोलिजन के अलोंग जो कंपोनेंट है वो क्या हो जाएगा, सेम रहेगा टकराने के बाद। इनइलास्टिक कोलिजन में यही होता है। तभी देखो लाइन ऑफ कोलिजन क्या है, ये है कि नहीं है, तो टकराने के बाद इनका वेलोसिटी सेम हो जानी चाहिए, तो दीवार तो चलेगी नहीं, तो इसकी वेलोसिटी भी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी इस केस में। सेम टू सेम ये कॉन्सेप्ट यहां लगाएंगे और सवाल खत्म हो जाएगा। देखना ध्यान से कितना मजे से, बहुत अच्छा सवाल है। देखो बेटा
देखो जी, आपके पास अरे 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 क्या हुआ, हाँ, आपके पास अगर ये एक ब्लॉक ऐसे आके टकरा रहा था, तो पहले तो ये बताओ ये साइड कितनी है, √3 है कि नहीं, √3 सर, बिल्कुल है, √3 मीटर। ये एंगल कितना है बेटा, 60 डिग्री। तो क्या मैं ये हाइट निकाल सकता हूं H1? सर निकाल सकते हो। तो सर H1 अपॉन √3 परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो गया tan 60 डिग्री। सर सही बात है। तो यानी कि H1 किसके बराबर आ गया, 3 के बराबर आ गया। सही बात है। बताओ अगर मैं यहां से लेके यहां कोलिजन से जस्ट पहले इस ब्लॉक की जो वेलोसिटी है वो किसके बराबर है, लेट से v1 के बराबर है। सही है। तो बताओ अगर मैं लिखूंगा m इंटू जी इंटू H1 इज इक्वल टू हाफ mv1 का स्क्वायर, तो क्या आप समझ जाओगे क्या है ये, एनर्जी कंजर्वेशन है। यहां से लेके यहां तक मैंने एनर्जी कंजर्व करी, पहले पोटेंशियल एनर्जी थी, फिर काइनेटिक एनर्जी हो गई, खत्म। अब देखो ध्यान से कितना आएगा, तो v1 आ गया सर जी आपके पास 2gh1 का अंडर रूट, यानी कि आ गया अंडर रूट में 2g यानी कि 20 इंटू 3 60 आ गया कि नहीं आ गया, अंडर रूट 60 मीटर पर सेकंड क्या वेलोसिटी आ गई टकराने से जस्ट पहले। पूछा क्या क्या है, पहला सवाल पूछा है द स्पीड ऑफ द कोलिजन एट द पॉइंट इमीडिएटली आफ्टर इट स्ट्राइक द सेकंड इंक्लाइन प्लेन। जैसे ही वो दूसरे इंक्लाइन पे टकराता है उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, किसकी बेटा, ब्लॉक की। तो बताओ एक बार, बताओ एक बार, एक बात सोचो कि अगर ये ऐसे टकराया, आपको करना क्या है, आपको इस 30 डिग्री के परपेंडिकुलर, क्योंकि ये टकराएगा कैसे, ऐसे टकराएगा कि नहीं टकराएगा, सही बात है सर। अब एक बात बताओ जरा, यानी कि ये टकराने के लिए ऐसे 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 इस डायरेक्शन में आ रहा था, टकराने से पहले इसकी वेलोसिटी ये थी, तो क्या बताया, इस इंक्लाइन के जिससे टकरा रहा है, जिस दीवार से टकरा रहा है, इसके लिए तो यही दीवार है ना भाई, जो ये वाली है, ये दीवार है इसके लिए। तो इसका जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है बेटा, यानी कि v1 का जो इसके अलोंग कंपोनेंट आएगा, किसके अलोंग बेटा, इस लाइन, इस वेज के परपेंडिकुलर कंपोनेंट आएगा, वो क्या आएगा आपके पास, 0 हो जाना चाहिए, इनइलास्टिक है। तो देखो ध्यान से, अगर ये 30 डिग्री है, सर ठीक कह रहे हो आप, ये तो 30 डिग्री है। अब एक बात बताओ बेटा जरा, अगर आपके पास ये जो लाइन है जो टकराने से पहले, और आपके पास कौन सी वाली लाइन बेटा, ये वाली लाइन जो है, ये वाली लाइन, ये पूरा का पूरा एंगल कितना है बेटा, ये 30 है, तो ये भी 30 है। सर सही बात है, लेकिन ये 30 है, तो बेटा एक बात बताओ जरा, ये बात बताओ, ये कितना हो जाएगा, ये 30 बचेगा आपके पास, ये वाला 30 बचेगा भाई, ये देख, ये और ये, तो ये 30, तो ये भी 30। अब बताओ तो ये एंगल कितना आ गया सर जी, 30 आ गया, क्योंकि ये 30 है तो ये 30 है, जब तो 60 हुआ, यस सही बात है। अब बताओ सर जी, जरा एक बात बताओ सर जी, कौन सा एंगल 90 डिग्री है सर जी, ये और ये एंगल 90 डिग्री है, ये वाला और ये वाला, तभी तो इंक्लाइन के परपेंडिकुलर है। तो ये 30 है तो ये कितना आ गया सर जी, 60 आ गया। सही बात है सर, ये 60 और ये 60, तो ये भी कितना बचेगा, 60 बचेगा नहीं बचेगा, सही बात है। तो टकराने के बाद जो वेलोसिटी ये वाली है, v1 का ये कंपोनेंट है वो तो 0 हो जाएगा, और v1 का ये कंपोनेंट जो है कौन से वाला बेटा, इसके अलोंग ये वाला कंपोनेंट जो है वो क्या हो जाएगा, बचेगा। तो यानी कि टकराने के बाद ये वेलोसिटी और ये वेलोसिटी बचेगी किसकी बेटा, v1 की। सर सही बात है। तो आफ्टर स्ट्राइकिंग जो नेट वेलोसिटी होगी बेटा वो किसके बराबर होगी बेटा, वो होगी ये v1 का ये कंपोनेंट कितना है, 30 डिग्री है, तो v1 का cos 30 डिग्री। तो आंसर आएगा v1 कितना है सर जी, √60, और cos 30 डिग्री होता है बेटा √3/2। क्या मेरी बात क्लियर है क्या सर जी? सर जी एकदम क्लियर है। तो ये आंसर कितना आएगा, अंडर रूट में 180 बटे में 4 लिख सकता हूं, तो अंडर रूट में 45 मीटर पर सेकंड आ गया। यानी कि टकराने से जस्ट पहले, यानी कि टकराने के जस्ट बाद इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, √45 मीटर पर सेकंड। इसका आंसर मेरी समझ से तो सेकंड आ जाना चाहिए, चेक कर लें। तो इसका आंसर ये सेकंड आ रहा है, कैलकुलेशन सही है इसका मतलब। कॉन्सेप्ट वही कोर कॉन्सेप्ट, क्या कि सर हमने क्या किया है, जिस दीवार से वो टकरा रहा है उसका जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट, ऑब्वियसली ये दीवार थी, ये क्या थी बेटा, दीवार थी। जब दीवार वाला कॉन्सेप्ट करा रहा था तो भाई ये जब बॉल थी तो इस दीवार के जो परपेंडिकुलर लाइन है, इस लाइन पे टकराएगा ये, तो ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा, टकराते ही 0 हो जाएगा अलोंग द लाइन ऑफ कोलिजन। कोलिजन की जिस जो लाइन है जिस पे कोलिजन हो रहा है वो लाइन का कंपोनेंट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि ये तो हिल नहीं सकता तो इसको भी नहीं हिलना पड़ेगा। क्लियर? तो दूसरे वाला कंपोनेंट बचेगा। सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तो हो गया डन। अगला देखो सवाल क्या पूछा। अगला सवाल पूछा द स्पीड ऑफ द ब्लॉक एट अ पॉइंट इमीडिएटली बिफोर इट लीव्स द सेकंड इंक्लाइंड प्लेन। तो एक बात बता, सेकंड इंक्लाइंड प्लेन वाला कितना आसान सवाल आ गया। देख,
ये कितना है 30 डिग्री है, सही बात है। यहाँ पर इसकी स्पीड कितनी है सर जी, √45 है, सर जी सही बात है सर जी। अब बताओ ये हाइट अगर मैं h2 मान लूं, मान लो ये कितना दे रखा है बेटा, ये दे रखा है सर जी 3√3, तो ये आ गया सर जी 3√3, ये आ गया सर जी 3√3 मीटर। तो एक बात बताओ, परपेंडिकुलर h2 अपॉन में 3√3 किसके बराबर आ जाएगा, tan 30 के, tan 30 डिग्री किसके बराबर होते हैं 1/√3 के। तो सर ये कट गया आपके पास, तो h2 भी किसके बराबर आ गया 3 के, सही बात है। अब मैं क्या कर रहा हूं, एनर्जी कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन कर लो जी, एनर्जी कंजर्वेशन। तो पहले उसके पास कौन सी एनर्जी थी, केवल काइनेटिक, लिख देते हैं ½ इंटू m इंटू √45 का स्क्वायर इज इक्वल टू, बाद में कितनी हो जाएगी हाफ, यहां पर जाते जाते इसकी वेलोसिटी हो गई v3 मान लेते हैं, तो कितना हो जाएगा आपके पास बेटा, इसको v2 बोल देते हैं v2। तो बताओ v3 ½ m v3 का स्क्वायर प्लस में कितना हो गया बेटा आपके पास, अच्छा यहां पर जो एनर्जी थी वो पोटेंशियल भी थी, कितनी m इंटू जी इंटू एच, एच कितना है बेटा h2। तो देखो m m m तो कट चुके हैं, तो यहां पे आएगा सर जी 45/2 प्लस में 10 इंटू 3, क्योंकि h2 भी 3 आ रहा है, इज इक्वल टू v3 का स्क्वायर बाय में 2, ये आ गया आपके पास। तो देखते हैं बेटा कितना आंसर निकल के आ रहा है, तो 30 इंटू 2 60, 105/2 इज इक्वल टू v3 का स्क्वायर बटे 2, 2 से 2 कट गया, तो √105 आना चाहिए। तो सेकंड वाला ऑप्शन यहाँ पे भी सही दिख गया मुझे, यस सेकंड वाला ऑप्शन मेरा बिल्कुल सही है, सेकंड वाला ऑप्शन मेरा बिल्कुल सही है, सेकंड वाला ऑप्शन मेरा बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है सर, एकदम बिंदास, वाह वाह ओहो बदोबदी। अब देखो ध्यान से, अगला बोला द कोलिजन between the block and the inclined is the completely elastic then vertical upward component of the velocity। अब वापिस से इस सवाल पे आ जा। अब एक बात बता, पहले मुझे एक बात बता, अगर ये दीवार रेस्ट पर है, अगर ये दीवार रेस्ट पर है, इससे एक बॉल v वेलोसिटी से आती है, तो टकराने के बाद v वेलोसिटी से वापस चली जाती है, यानी कि जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है जिससे वो टकराई है, जिस दीवार से, जिस स्टेबल चीज से वो टकराई है, जिस लाइन पे वो टकराएगी, उस लाइन के लोग जो कंपोनेंट है वो सेम टू सेम रहेगा अगर इलास्टिक कोलिजन है, E इज इक्वल टू 1 है। क्या मेरी बात क्लियर है, सेम टू सेम कॉन्सेप्ट यहां लगाएंगे, देख देख ध्यान से, यहां पर आते 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 इसकी स्पीड थी वो किसके बराबर थी सर जी, वो थी आपके पास v1 के बराबर, और v1 किसके बराबर, टकराने से जस्ट पहले की जो वेलोसिटी थी वो किसके बराबर थी सर, वो थी सर आपके पास किसके बराबर, ये आई थी v1 आई थी सर मेरे पास, v1 आई थी √60 आई थी मेरे ख्याल से, v1 किसके बराबर √60, यस √60, v1 क्या टकराने से जस्ट पहले वाली वेलोसिटी √60। अब एक बात बताओ, अभी जब सारे कैलकुलेशन किया था तो मैंने इसके 90 डिग्री निकाला था, तो बताओ ये एंगल कितना आया था, 30 डिग्री आया था कि नहीं आया था। तो ये जो कंपोनेंट आया था वो कितना आया था, v1 का कॉस ऑफ 30 डिग्री, और ये आएगा सर v1 का साइन ऑफ 30 डिग्री। अब बताओ टकराने के जस्ट बाद जो वेलोसिटी हो जाएगी, तो पैरेलल कंपोनेंट तो चेंज होता नहीं, बताया था ना, जो ये वाला कंपोनेंट तो चेंज होगा ही नहीं, क्योंकि टकराने के लिए फोर्स कहां पे आया, ऐसे ही तो आया। तो बताओ आफ्टर कोलिजन क्या होगा बेटा, आफ्टर कोलिजन ये वाली वेलोसिटी हो जाएगी v1 कॉस ऑफ 30 डिग्री, और ये वाली वेलोसिटी हो जाएगी v1 कॉस ऑफ 30 डिग्री। ये जो वेलोसिटी क्या है, आफ्टर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन, कोलिजन के जस्ट बाद वाली वेलोसिटी है, ये भी और ये भी। तो बताओ जरा लल्ला जी एक बात बताओ जरा, ये तो हमने देखा था बेटा, ये वाला और ये पूरा एंगल 60 था, ये 60, तो ये पूरा एंगल 60, तो ये एंगल कितना बचेगा 30 बचेगा, और ये एंगल कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। तो देखो ध्यान से, अब जरा ध्यान से देखो बेटा, ये आपके पास हॉरिजॉन्टल लाइन है, जो पार्टिकल के टकराने के बाद वेलोसिटी है उसका एक कंपोनेंट इधर है, और वो कितना है सर जी, वो है v1 का cos 30, और v1 का cos 30 कितना आया था सर जी, वो आया था √60 इंटू में √3/2, सही बात है सर। और एक कंपोनेंट सर जी इधर आया था, किधर आया था, इधर आया था, और ये कितना आया था सर v1 का साइन 30, साइन 30 आएगा बेटा, कोस नहीं साइन, v1 का साइन 30 डिग्री रिवर्स हो जाएगी, परपेंडिकुलर डायरेक्शन वाली वेलोसिटी क्या हो गई, रिवर्स हो गई टकराने के बाद, देखिए इलास्टिक कोलिजन में रिवर्स होगी नहीं हो गई, हो गई। तो देखो ध्यान से सेम टू सेम, तो बताइए जरा आपके पास ये कितना आ जाएगा, √60 इंटू 1/2, सही बात है सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तो आ गया √15, ये आ गया √15। अच्छा ये कितना है, 60 डिग्री है कि नहीं है, यस, और ये कितना है 30 डिग्री है कि नहीं है सर, सही है। तो इसने बोला 60 को अंदर 4, ठीक है 15, और ये कितना आ जाएगा सर जी √45, सही बात है। एक बात बता, इसने पूछा वर्टिकल कंपोनेंट, मतलब इस डायरेक्शन में कंपोनेंट पूछना कि टकराने के बाद, तो टकराने के बाद नेट वेलोसिटी कितनी होगी,
वी वर्टिकल, वर्टिकल कंपोनेंट कितना होगा सर जी? वो होगा इसका ये वाला कंपोनेंट, वो कितना आएगा? √15 का साइन 60 डिग्री माइनस में √45 का साइन 30 डिग्री, √45 का साइन 30 डिग्री। चलो चेक करते हैं बेटा, यहां पे आ जाएगा √15 इंटू √3/2 और यहां पे आ जाएगा √45/2। क्या मेरी बात क्लियर है? यस सर। तो यहां पे आ जाएगा आंसर कितना आ जाएगा बेटा आपके पास? 0 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो आंसर कितना आ गया? 0। चेक करें आंसर 0 है क्या? यस, थर्ड आंसर है, 0 आंसर है। क्या मेरी बात क्लियर है? ये इस सवाल का पूरा सबसे प्यारा पार्ट था देखा जाए तो, मतलब इस सवाल का सबसे प्यारा पार्ट एक तरीके से ये भी कह सकते हैं। पहले भाई हमने क्या किया, इसकी टकराने से जस्ट पहले वाली वेलोसिटी निकाली, ये उसके कंपोनेंट किए इस वाले सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में और इस वाले के पैरेलल डायरेक्शन में। पैरेलल कंपोनेंट टकराने के बाद पैरेलल कंपोनेंट चेंज होता नहीं, परपेंडिकुलर कंपोनेंट चेंज होता है। इनइलास्टिक होगा तो परपेंडिकुलर 0 हो जाएगा और इलास्टिक होगा तो परपेंडिकुलर वाला रिवर्स हो जाएगा। तो इलास्टिक वाले में परपेंडिकुलर रिवर्स होकर टकराने के बाद वेलोसिटी ये वाली हो गई, ये वाली और ये वाली। अब टकराने के बाद वेलोसिटी ये वाली और ये वाली है, एंगल्स पता है, वर्टिकल कंपोनेंट निकालना था, निकाल दिया, खत्म कहानी, हो गया बात। अरे बात क्लियर है? यस सर, खत्म कहानी। ये सवाल भी हो गया डन। नेक्स्ट सवाल, आखिरी सवाल पर पहुंचते हैं आज यहाँ पे। इसने बोला ए बॉल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द ग्राउंड एट एन, ये बहुत आसान सवाल है, पता नहीं क्यों दिया जेईई एडवांस ने, आई डोंट नो, बट आसान सवाल है। क्या है? एक बॉल को फेंका गया ग्राउंड से 45 डिग्री पर हॉरिजॉन्टल सरफेस से, इट रीचेस द मैक्सिमम हाइट ऑफ 120 मीटर एंड रिटर्न्स टू द ग्राउंड। तो सिंपल क्या है, देख कितना आसान सवाल है कि भैया एक बॉल को मैंने फेंका किससे बेटा? 45 डिग्री से। तो मान लो स्पीड कितनी रही होगी? u रही होगी। ये एंगल कितना है? 45 डिग्री दे रखा है कि नहीं दे रखा? तो ये कितना आ गया? u/√2। ये भी कितना आ गया? u/√2। अब ये पहुंचते 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 ऊपर पहुंचा और ये जो मैक्सिमम हाइट है h मैक्सिमम, वो किसके बराबर दे रखी है बेटा? 120 के बराबर दे रखी है। तो क्या मैं ये निकाल सकता? h मैक्सिमम से क्या निकाल सकता हूं? वो आ सकता है uy²/2g। जी को मैं 10 ले लेता हूं, 10 ही लेना पड़ेगा जब ये सही आंसर आएंगे। uy किसके बराबर है? वो है सर जी u/√2। तो ये आ जाएगा u²/2 इंटू 10। वो किसके बराबर दे रहे? 120 के बराबर। सर सही बात है। तो यानी कि यहां से आंसर मिल गया बेटा आपको किसके बराबर? u² निकल के आ गया बेटा आपके पास 120 इंटू में 2 दूनी 4 40। ये आ गया आपके पास आंसर। ठीक है जी। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा, u आ जाएगा आंसर आपके पास √ में 100, ये आ जाएगा 12 चौक 72। तो ये आ गया 0 0 7200 आपके पास आ गया u की वेलोसिटी। अब इसने बोला जैसे ही उसने क्या किया आपके पास टकराया, द वेलोसिटी मेक्स एन एंगल 30 डिग्री। अच्छा, टकराते ही क्या हुआ बेटा आपके पास? इट लूजेस हाफ ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी। अब ये u से गया होगा तो टकराया तो वो u से ही हुआ होगा, सही बात है। लेकिन अब जो उछला है बेटा वो किससे उछला होगा बेटा? u/√2 से। कैसे पता? क्योंकि भाई काइनेटिक एनर्जी इनिशियल किसके बराबर है? 1/2 m/u²। काइनेटिक एनर्जी आफ्टर टकराने वो कितनी है बेटा? वो है काइनेटिक एनर्जी इनिशियल बाय 2, वो होगा ½ ऑफ m इंटू v²। तो ये निकालो, कंपेयर करके देखो बेटा, जो v आएगा वो u/√2 करके देख लो भाई। इसको इसका काइनेटिक कर लो, कितना आएगा? ½ m u²/2 आएगा कि नहीं आएगा? तो ½ m u² तो पहले वाली काइनेटिक एनर्जी थी, तो आपके पास कितना हो गया ये। अब इसने बोला जो एंगल है वो कितना हो गया? 30 डिग्री हो। कितना हो गया? 30 डिग्री हो गया। अब इसने बोला है कि बताइए द मैक्सिमम हाइट रीचेज आफ्टर द बॉल इतना। तो बताओ इसका uy निकालेंगे? यस निकालेंगे। तो बताओ टकराया 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 टकराया, यस ये आ गया h मैक्सिमम, बिल्कुल आ गया सर। तो बताइए सर जी h मैक्सिमम 2। तो बताओ h मैक्सिमम 2 किसके बराबर आएगा आपके पास? सर जी वो आएगा uy² बाय में 2g। अब बताओ uy किसके बराबर है? सर uy है u/√2 का साइन 30। तो u/√2 का साइन 30 का भी स्क्वायर और उसके बाद नीचे आ जाएगा 2g। क्या मेरी बात क्लियर है? यस। तो बताइए आंसर कितना आएगा? सर ये आ जाएगा 2√2 तो 8 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा u²/8 अपॉन में 2g इज इक्वल टू h मैक्सिमम 2। तो बताइए जरा u किसके बराबर था? ये आ गया तो 7200, नीचे आ गया 8 इंटू 2 इंटू 10, 0 से 0 मर चुका है। 16 यहाँ पे कितना आ जाएगा बेटा आपके पास? ये आ जाएगा 9 से 90 से, तो ये 90 आ गया आपके पास, है ना। 8 9 72, यस। तो ये कितना आ गया? 45। आंसर आ गया बेटा 45 मीटर। 45 मीटर मेरे हिसाब से, मेरी समझ से आंसर आना चाहिए अगर अपनी कैलकुलेशन सही है। तो बाकी एक बार देख लेते हैं, शायद आंसर इतना आ नहीं रहा है। इसने बोला द मैक्सिमम काइनेटिक आफ्टर रीचिंग द इतना,
चेक करें क्या क्या आ रहा है आंसर, कुछ 30 दे रखा है क्या, अपने आंसर कहीं गलत किया, देखें 16 यू स्क्वायर बाई 8, 8 दूनी 16, 16 चौक 64, ठीक है जी, सही है सही है सही है सही है सही है। देख लेते हैं, आ जाओ। तो इसने बोला बेटा एक बार दोबारा देखते हैं, u से फेंका होगा तो ये u बाई रूट टू, ये u बाई रूट टू, तो जो h मैक्सिमम 120 है, तो ये आ गया u वाई यानी कि u बाई रूट टू का स्क्वायर यानी कि u स्क्वायर बाई 2 और 2g यानी कि 10, तो ठीक है जी, ये आ गया 120। तो नीचे बचेगा u स्क्वायर बाई 40 आएगा, सही बात है, तो 40 उधर चले गया, 12 चौके आपके पास कितना आ जाएगा, अच्छा यही गलती कर दी ना मैंने, ये कैलकुलेशन मिस्टेक है अपने से। ये कितना आ रहा है बेटा आपके पास, 12 चौक 48 होता, तो 4800 आ रहा है बेटा, 4800, हमने यहाँ गलती कर दी, बाकी सब सही है। तो देखो ध्यान से, आपके पास ये सब निकालने के बाद यहाँ पे क्या पुट करना था, यहाँ पे पुट करना था 4800 बाई में कितना बेटा 8 इंटू 2 इंटू 10। अब मेरे हिसाब से आंसर आ जाएगा, ये एच मैक्सिमम कितना आ गया, 2 आ गया। अब देखो कैलकुलेशन कितना आ गया, देखो 0 से 0 कट गया, 16 3 48 होता ही है, तो आंसर आ गया 30 मीटर। सही बात है बेटा, जल्दी जल्दी में कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी, 12 चौक 72 लिख दिया, पता नहीं कौन सी कैलकुलेशन लगा दी हमने, है ना, 12 चौके 48, ठीक है। तो ये आपके पास क्या था, ये क्वेश्चन था आज का। तो ये अपना हुआ चैप्टर खत्म, है ना। समरी के नाम पे तो क्या ही दूं, समरी के नाम पे मैं बस यही कहूंगा बेटा, एडवांस से डरो मत। एडवांस के नाम पे आपको करना क्या है, सिर्फ और सिर्फ अपने कोर को स्ट्रोंग करना है। हमेशा कोई चीज पढ़ो तो इतना डेप्थ में पढ़ो, जो टीचर एक एक लाइन बोलता है उसकी इंपॉर्टेंस होती है आपकी क्लास में। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, आप जिस भी जगह पढ़े हो हिंदुस्तान में, अगर आपकी अच्छी जेई लेवल की पढ़ाई कराई गई है वहां पे, तो ये सारे कॉन्सेप्ट आपकी क्लास में कराए गए होंगे। एक भी कॉन्सेप्ट ऐसा जो नहीं कराया गया होगा, बस उनको लगाना नहीं आ पाता हमें, क्योंकि हमारी प्रैक्टिस नहीं होती है, हमें लगता है कि चीजें टफ है। टफ नहीं है बेटा, ठीक है बच्चा। तो ये आपके पास एक छोटा सा चैप्टर, मतलब छोटा सा चैप्टर तो क्या, हमने 7-8 सवाल कर लिए हैं इस चैप्टर के अंदर। आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई हों काफी हद तक। बहुत मेहनत कीजिए इस चैप्टर में, और रोटेशन में बहुत ज़्यादा मेहनत मांगता है, और क्वेश्चन भी बहुत सारे पूछता है। एडवांस का लगभग फेवरेट टॉपिक मान सकते हैं रोटेशन वगैरह, तो ठीक है जी। तो मिलते हैं यार किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए, बाय बाय, टेक केयर, अलविदा, लव यू ऑल, टाटा बाय।